ये जो मैं आज नुस्खा देने जा रहा हूँ ना, ये एक बेहतरीन कहवे का नुस्खा है। ये आपने हर खाने के बाद ये एक कहवा बना के इस्तेमाल करना है और आपके मैदे के तमाम मसाइल जो हैं हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो देखिए वीडियो, आ रहा है नुस्खा। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आपके अहलो यार भी खैरियत से हैं। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। चैनल का नाम है मीरा व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें सब्सक्राइब। अच्छा गाइस, आज एक बड़ा बुनियादी इशू हम सबको फेस करना पड़ता है कहीं ना कहीं। कभी बाहर से खाना खा लें, कभी घर में तजाबीत वाला ज़्यादा खाना खा लिया, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। कुछ अद्वियात भी हैं जिनकी वजह से हमें ये मसला होता है। जी हाँ, मसला है गैस का। जी, हमारे अक्सर पेरेंट्स, बड़े फैमिली वाले, बहनें, माएँ, ये अक्सर कंप्लेंट करती हैं कि जी हमें गैस बढ़ी रहती है, तजाबियत बढ़ी रहती है। तजाबियत, गैस, ब्लॉटिंग, यानी ऐसा भारीपन सा रहता है मैदे में। इसके लिए वो मैप्राजोल खा खा के उकता गए हैं। इसोमेप्राजोल, लैंसोपराजोल, उस यानी जितने H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, खा खा के उनकी बस हो गई है। इसके अलावा एंटीएसिड्स वो पीते हैं, म्यूकेन, माइलेंटा, वो भी थोड़ी देर पीते हैं, वक्ती तौर पे रिलीफ है और फिर प्रॉब्लम रहता है, उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा फिर वो आप बड़ी एक मशहूर ड्रग है रैनिटिडीन, ज़ेंटक, वो भी उसका कोई कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आया था, वो मार्केट में बंद हो गई, दोबारा आई और फिर अभी भी शॉर्ट है। वो खा खा के लोग उकता गए हैं। तो लोग कहते हैं इसका हल क्या है? फिर लोग बहुत सारे देसी हकीमों के पास जाते हैं और वो मेडिसिन लेते हैं मैदे की और वो कहते हैं ये हम ठीक हो गए। तो डॉक्टर साहब, आज मैं आपको सबको बताने जा रहा हूँ इसका घरेलू इलाज, और इसके लिए मैंने एक दफ़ा दोबारा ज़हमत दी है डॉक्टर अदरीस खान साहब को। अच्छा, उनको मैं क्यों दावा देता हूँ? क्योंकि जो क्वालिफाइड एक स्किल्ड बंदा होता है ना, वो लाजमी तौर पे दूसरी दुनिया से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वो रिसर्च पे बात करता है, वो एक नॉलेज बेस्ड बात करता है, वो कोई इन्फॉर्मेटिव बात करता है, वो खुद से बनी बनाई पुरानी चीज़ें जो है चली आ रही हैं उस पर बात नहीं करता। चूँकि डॉक्टर साहब बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं, यानी सादा अल्फाज में कहें कि हर्बल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। उससे और आसान बता दूं तो वो ये है कि हर्बल मेडिसिन के किंग हैं। तो हम इनको हमेशा जो है अप्रिशिएट करते हैं। और मैं आपको ज़ाती तौर पे ये बताऊं कि मैं अपनी फैमिली में हर्बल पे आ चुका हूं। मैं ड्रग एक्सपर्ट होते हुए भी हर्बल मेडिसिन पे आ चुका हूँ। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी पेरेंट्स, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, इवन कई क्रोनिक कंडीशंस, कोलेस्ट्रॉल, इस जैसी प्रॉब्लम्स के लिए भी हम एलोपैथी को छोड़ के, होम्योपैथी को भी छोड़ के हर्बल मेडिसिन की तरफ आ चुके हैं। तो नाजरीन, गैस की क्या वजूहत हैं और गैस का आसान तरीन हल क्या है, और डॉक्टर साहब से ज़रूर कहेंगे कि टोटका भी बता दें ताकि घर में वो आप कर सकें। आइए नाजरीन, चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। तो गाइस, हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर अदरीस साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र, खैरियत से हैं? घर बार ठीक है? सर कोई बारिश नहीं हो रही है, बस हो गई है लाहौर में काफी। नहीं, लाहौर में वाली साइड में बारिश हो रही है, इधर राइया वाली साइड पे नहीं हो रही। हाँ, ये बात भी है। वैसे ये बात बड़ी जबरदस्त बारिश हुई है। हाँ, वो मुख्तलिफ जगह काफी ज्यादा बारिश हुई है। डॉक्टर साहब, ये जब बारिश बुरिश होती है कोड़े शकोड़े खाते हैं कि अल्लाह से लोगों को मना ही करते हैं? लोगों को तो मना करते हैं, खुद खा लेते हैं। अच्छा चले ठीक। अच्छा डॉक्टर नाजरीन, हम अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, पहले ये बताएं कि गैस बनती क्यों है और गैस क्या ज़रूरी ही भी है कि नहीं? जी, आपने बड़ा अहम टॉपिक लिया है आज का, और मैं ये चाहूँगा कि ये तकरीबन इस वक्त हमारे क्लिनिक में जितने पेशेंट रिपोर्ट होते हैं 80 to 90% लोगों को यही मसला है। ठीक है कि बदहजमी है, गैस है, खाना बार बार वापस आता रहता है, पेट ऐसे लगता है, वो कहते थोड़ा सा भी खा ले तो ऐसे लगता है जैसे वो पता नहीं कितना वो हमने खा लिया है, और वो पेट अब भर जाता है, फुलनेस होती है, फुलनेस और हैवीनेस महसूस करते हैं, और काफ़ी शिद्दत की तकलीफ है वो महसूस करते हैं, और शायद लोगों के पेट भी इसी वजह से बढ़ते हैं, और वो बाकी मसाइल भी होते हैं। अब बात आती है कि गैस बनना ज़रूरी है या नहीं है। गैस बनना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उस गैस का एक्सक्रीट होना भी एक नेचुरल है। ठीक है। ये तब मसला आता है जब गैस बनती तो है लेकिन एक्सक्रीट नहीं होती। अगर आपकी रेगुलरली एक्सक्रीट हो रही है, बाहर आ रही है, तो फिर उसमें मसाइल नहीं होते, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब लोगों को गैस बनती है लेकिन वो गैस जो है वो खारिज नहीं होती, तो वो फिर हैवीनेस और फुलनेस की फीलिंग देती है, पेन, पसलियों में इवन दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उससे लोग फिर काफ़ी सारा डिस्टर्ब होते हैं, और फिर उस वजह से उनको ट्रीटमेंट में और बाकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं। डॉक्टर, वजूहत कोई बुनियादी आप क्या समझते हैं? अगर हम बिल्कुल ही बुनियादी वजूहात की बात करें तो पहले हम ये बात करते हैं जो ज़्यादातर लोगों को फील करनी पड़ती हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो लोग कंटिन्यूस यूज़ कर रहे होते हैं। कोई ब्लड प्रेशर की टैबलेट ले रहा है, कोई शुगर की टैबलेट ले रहा है,
या कोई पेन किलर्स खा रहे हैं लोग, या और इस किस्म की कोई रेगुलर मेडिसिन जो होती हैं वो जो ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स की में भी ये चीज़ शामिल होती है कि उनका मैदा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उनका डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है, और उस वजह से भी उनको ये गैस के मसाइल होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो मरीज़ भी नहीं हैं, ठीक है, जो मरीज़ भी नहीं है, कोई दवाई भी नहीं ले रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको ये मसाइल आ रहे हैं, तो उसमें जो अहम बड़े और चीदा पॉइंट हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल, लोग खाते हैं, खा के कुर्सी पे बैठ जाते हैं, ड्राइविंग करते हैं या फिर लेट जाते हैं खाने के फौरी बाद, तो वो चूँकि इंटेस्टाइनल मूवमेंट हमारी होती है हमारी मूवमेंट के साथ, जब हम चलते फिरते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन्स भी मूव करती हैं, स्टोमक भी मूव करता है, और उससे क्या होता है कि हमारा खाना हजम होता है और गैस खारिज हो जाती है और हम इजी हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये, एक तो ये कि रेस्ट, फौरी खाने के फौरी बाद रेस्ट करना, ये ख़त्म करें। दूसरी चीज़ है खाने के फौरी बाद कोल्ड ड्रिंक या चाय, खाने के फौरी बाद जो हम ले लेते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं या चाय ले लेते हैं, तो ये भी मैदे को जाके डिस्टर्ब करती हैं और उसकी वजह से जो है हैवीनेस और गैस वगैरह बनना शुरू हो जाती है। ये हमारी जो डेली रूटीन, ये ऐसे लोगों के लिए जो मरीज़ नहीं है और दवाइयाँ नहीं ले रहे लेकिन उनको इस ये मसला आ रहा है। अब आते हैं जनरल एक ऐसे हैबिट्स की तरफ जिनकी वजह से लोगों को गैस के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला मसला उसमें यह है कि जल्दी जल्दी खाना खाना। अच्छा, आप खाना सही से चबाते नहीं हैं। अच्छा। और खाना एक तो खाते आप ड्राई हैं, जैसे फास्ट फूड हो गया, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, ये बिल्कुल खुश्क खाने होते हैं। और स्पेशली आजकल लोग ज़्यादा शौकीन होते हैं बिरयानी और चावल के, राइस के बड़े शौकीन होते हैं। खुश्क राइस होते हैं बिल्कुल, और उसको जनाब वो दड़ादड़ खाए जा रहे होते हैं। और वो आपको अक्सर आपने फील भी किया होगा कि जब आप खाते हैं तो हिचकी लगना शुरू हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि वो सेमी सॉलिड नहीं होती, वो बिल्कुल सॉलिड किस्म की डाइट होती है। और आपको पता है कि जो आपका GIT ट्रैक है वो एक ट्यूब्यूलर शेप में है, तो उसमें मूव करना उसके लिए मुश्किल होता है, और इवन बाज़ का तो वो स्टक हो जाती है, चोकिंग होना शुरू हो जाती है। और सर जंक में तो आपकी बात से आपस में ही कि जंक से तो वैसे भी बड़ा ऑयली और स्पाइसी, और वो मैं आगे आ रहा हूँ उस पार्ट में। पहले मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ ना, कि आपके खाने का तरीका कैसे गलत है, फिर हम देखेंगे कि खाने में क्या क्या गलत है। खाने का तरीका ये है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से चबाएं, ठीक है ना। और ये हमें इस्लाम में भी इसका हुक्म मिलता है कि आप अच्छी तरह, कम अज कम कहते हैं कि नवाले को 32 दफा चबाना चाहिए। सही है। एक तो चबाएं, उसको अच्छी तरह चबाएं, और फिर उसके बाद फिर उसके साथ आप जो है ना वक्फे वक्फे से सेमी सॉलिड ऐड करते जाएं। उसमें रायता हो सकता है, और आप सैलेड हो सकती है, कोई सैलेड हो सकती है, या फिर आप जो सालन इस्तेमाल कर रहे हैं वो शोरबे वाला होना चाहिए। अच्छा, या फिर रायता होना चाहिए, जिससे आपका जो फूड है वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता जाए। और फिर दूसरी बात एक बड़ी अहम, कि जब आप चबाते हैं तो फिर आपको पता है वो काइम ऐड होता रहता है, और वो उसकी वजह से वो और सेमी सॉलिड हो जाता है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इधर ही रोकूंगा कि पानी के बारे में कंसेप्ट है कि आधा घंटा पहले पी लें, कुछ कहते हैं दरमियान में पी लें, कोई है भी है ना पहले पी लें तो सोना है, दरमियान में पी लें तो चांदी, और एंड पिए तो जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं सोआ। अच्छा, पानी का आगे पीछे हेर फेर से भी तदाबीत बनती है कि मतलब क्या कोई है इसका कोई अमल? जी बिल्कुल है इसका अमल दखल ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ना ये जो अब आपको पता है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ये होता है कि जब हम एक नवाला लेते हैं, उसको अच्छी तरह चबाते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे मैदे में नहीं जाता, वो खुराक की नाली में रुकता है, और खुराक की नाली से वो वक्फे से एक बोलस टाइप बन के मैदे को सप्लाई हो रहा होता है, और मैदा उसको प्रोसेस करके जब एक्सक्रीट करता है तो फिर वो और बोलस लेता है। ठीक है। लेकिन जब हम पानी लेते हैं बल्क क्वांटिटी में, और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तानी और ये हम लोग ज्यादा करते हैं, साउथ एशियन, वो ठंडे पानी वाली करते हैं। हम खाने के साथ जब ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, या कोल्ड ड्रिंक की मैंने पहले बात की, उससे क्या होता है कि उस खाने में मौजूद जो फैट होती है वो जम जाती है। ठीक है, तो वैसे भी नुकसानदेह है। और फिर जो ठंडा पानी है वो डाइजेशन के प्रोसेस को और स्लो कर देता है, वो आपके बहुत सारे एंजाइम के साथ रिएक्ट करके उनका फंक्शन डिस्टर्ब कर देता है। हाँ, आप पानी थोड़ा थोड़ा एक दो घूंट ले सकते हैं, ताकि वो आपकी डाइट जो है वो सेमी सॉलिड होती जाए। लेकिन जब आप पानी का प्रेशर देते हैं तो अभी मैदा अपना काम करके फारिग नहीं होता, जो आपकी खुराक की नाली में ग़िज़ा खड़ी होती है, खाने के फौरी बाद आप ऊपर से उसको पानी देते हैं, तो वो प्रेशर के साथ मैदे में जाती है, और फिर मैदे के लिए डाइजेशन करना मुश्किल हो जाती है, और फिर वो गैस और बदहज़मी और खट्टी डिकारे और ये मसाइल फिर उसमें शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक चूँकि मैं भी मेडिकल फील्ड का ही हूँ, एक आपको पता है कि अल्सर जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अल्सर की अलामात के अंदर आपको पता तेज़ाबियत गैस है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अल्सर का एक कॉजेटिव एजेंट एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, जो कि स्टमक में सर्वाइव करता है और वो एक क्लाउड सा बनाता है। अच्छा, उसकी वजह से भी लोगों को तेज़ाबियत गैस का मसला होता है, तो उसके लिए लोग यूजली एंटीबायोटिक्स या वो चीज़ें ऐड करते हैं। लेकिन अक्सर अगर किसी को एच पाइलोरी की वजह से ये तेज़ाबियत या इसका मसला है, तो उस बंदे को आप ये मुझे बताएं कि किस तरह की खुराक लेनी चाहिए, मतलब
क्योंकि स्टमक की पीएच तो एसिडिक है 1 to 3 या 2 to 3 है, तो क्या किस तरह की गज़ा बोले? अक्सर आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया कि जब एसिडिक बढ़ता है तब उसके अल्सर बढ़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी ना मैं थोड़ी बेसिक समझाना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, एसिड का काम ये है कि जब हम उसको फूड दें स्टोमक को, तो वो एसिड उस फूड को गलाता है, उसको डाइजेस्टेबल बनाता है और ऑब्जॉर्बेबल बनाता है। ठीक है, बिल्कुल। जब आप लंबे अरसे तक खाना नहीं खाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती करते हैं वो नाश्ते की है। ठीक है। हमारा रात का एक स्पैन होता है 8-9 घंटे का, उसमें भी हम कुछ नहीं खा रहे होते और सुबह 8-9 घंटे के बाद भी हम बगैर नाश्ता किए ऑफिस या स्कूल या कॉलेज चले जाते हैं, तो उसके बाद 3-4 घंटे वो स्पैन और बढ़ जाता है और वो एसिड सिक्रीशन स्टोमक के अंदर नॉर्मल है। अब वो जो एसिड बढ़ता रहता है, तो वो जहाँ उसने खुराक को गलाना होता है, खुराक हम उसको देते नहीं है, तो वही एसिड नहीं, वही एसिड जो होता है वो मैदे की इंटरनल लाइनिंग को गलाना शुरू कर देता है और उसी वजह से ही अल्सर मोस्टली कॉज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप खाने का एक ड्यूरेशन सेट करें और उस ड्यूरेशन में लाजमी खाएं। बिल्कुल ठीक है, आप 6 घंटे का वक्फा रखना चाहते हैं, 8 घंटे का रखना चाहते हैं, 10 घंटे का रखना चाहते हैं, लेकिन वो आप उस रूटीन के साथ स्टक हो जाएं। मतलब आपने अगर सुबह 8 बजे नाश्ते का प्लान किया हुआ तो डेली सुबह 8 बजे नाश्ता होना चाहिए। रात का खाना आप अर्ली खाने की कोशिश करें, मगरिब के फौरी बाद आप खाना खा लें और उसका खाने का मतलब ये है कि आपका हर रोज डिनर मगरिब टाइम ही हो। ये नहीं है कभी रात 12 बजे हो रहा है, कभी 1 बजे हो रहा है, कभी सुबह का नाश्ता 11 बजे हो रहा है, कभी 6 बजे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा क्या खाना चाहिए, जब आपका स्टोमक एसिडिक हो गया तो डेफिनेटली अब वो एसिड को खत्म करने के लिए हमें बेस या अल्कली की तरफ जाना चाहिए। उसमें ये है कि आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, दूध का, दही का, लस्सी का और मक्खन का। इन चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अल्सर से बच सकते हैं और आपका जो मैदा है गैस बनाने की जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और उससे आप अल्सर से बचेंगे और अल्सर क्योर की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तकरीबन 9 मिनट से ऊपर चलेगी है। डॉक्टर साहब से आप पूछने लगे हम नुक्ता, कौन सा अहम नुक्ता? वो ये है कि घर पे गैस का इलाज क्या है। और एक बात बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब का कहाँ पे है क्लिनिक, याद आपको? मैं बता देता हूँ आपको। डॉक्टर साहब का क्लिनिक है जी DHA में, सैटरडे को ये बैठते हैं। इसके अलावा डेली ये बैठते हैं शादरा में। स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, पीरियड में भी इनको आप आके मिल सकते हैं। HOD हैं किसके? बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी के। अपने बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को लाजमी इस प्रोग्राम की तरफ लाएं। नेचुरली यकीन करें, मैं आपको 100% श्योर कहता हूँ कि अब दौर इसका आ गया और अपॉर्चुनिटीज़, इस पे मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर व्लॉग बनाना है कि BEMS क्या है, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी, वो आप प्लीज़ ट्यून रहें मेरे साथ। डॉक्टर साहब घरेलू नुस्खा बता दें कि मेरी माँ, मेरी बहन, बेटा घर बैठे 2-4 चीज़ें मिलाए और उसकी गैस ठीक हो जाए। देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कुछ हमने टिप्स की बात की, उसको ज़रूर फॉलो करें। सारी चीज़ें अगर आप दवाइयों पे छोड़ देते हैं या नुस्खों पे छोड़ देते हैं तो इफेक्ट नहीं आता, थोड़ी सी आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है। फाइन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक नुस्खा बिल्कुल सस्ता सा और इजी सा, वो ये है कि आपने इस तरह से करना है कि मीठा सोडा ले लेना, जिसको बेकिंग सोडा भी आप कहते हैं। नाज़रीन नोट कर लें, ले लिया मीठा सोडा और उसके साथ काला नमक। हम वजन ले लेना, अगर 10 ग्राम मीठा सोडा ले रहे हैं तो 10 ग्राम ही काला नमक ले लें, लेकिन दोनों को अच्छा फाइन ग्राइंडिंग होनी चाहिए उसकी, और उसको मिला के रख लें। और ये हर खाने के बाद आप सिर्फ 1 से 2 चुटकी आपने पानी के साथ लेनी है, ये वैसे चाट लेना है। तो बड़ा आसान आपने बता दिया। बहुत आसान है और इसका 110% रिजल्ट है। रिपीट करें हमारे नाज़रीन के लिए कि हमने ले लिया मीठा सोडा और काला नमक एक जितनी मकदार में इनको मिक्स कर लेना। हाँ, हम वजन ले लेना, आपने जितना आप मीठा सोडा ले रहे हैं उतना ही काला नमक ले लें आप। अच्छा, एक तोला ले लें, ठीक है। और खाने के फौरन बाद इसकी 2 से 3 चुटकियां जो है वो आपने लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेना। मतलब चम्मच का चौथा हिस्सा इनफ है, जानना होगा इससे। और वो भी ये जो इसका टीस्पून है, टीस्पून का चौथा हिस्सा आपने लेना है। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 ग्राम इज इनफ या 1/2 ग्राम। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है वो कहवा मैं बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप जहाँ चाय के अगर आदी हैं या कोल्ड ड्रिंक्स के आदी हैं तो उसको छोड़ के आप कहवे की तरफ शिफ्ट हों। कहवे में आपने क्या करना है, आपने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लेना है और उसके साथ आपने कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते हों या ड्राइड हों वो ले लें, ठीक है। और उसके साथ 1/2 स्पून जो है वो आपने सौंफ ले लेना है, 1/2 स्पून आपने जीरा ले लेना है। क्या बात है डॉक्टर साहब, अजवाइन वैसे पूछो। बिल्कुल अजवाइन, मैं वही आना चाहिए, अजवाइन भी आपने 1/2 स्पून ले लेनी है। उसको आपने 1 गिलास पानी में डालना है और उसको अच्छी तरह बॉयल करना है। जब वो 1 कप के बराबर रह जाएगा तो फिर उसको आपने फिल्टर करके उसमें अगर आप टेस्ट के लिए नींबू के चंद कतरे मिला लें तो बहुत अच्छा रहेगा। शहद मिला सकते हैं?
शहद अगर अवेलेबल हो तो अच्छा है, लेकिन चीनी वगैरह मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन आप हस्बे जायका जो है उसमें अच्छा नमक मिला सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं है तो उसमें नमक मिला के वो कहवा आप हर खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 डेज़ आपका मैदा ऐसे फिट हो जाएगा कि आप जो कुछ भी खाएंगे फौरी हजम होना शुरू हो जाएगा और आप अपनी तबीयत में भी हल्का फुल्का महसूस करेंगे। आपका जो हैवीनेस थी मैदे के जो आपके मैदे में गैस तेजाबियत होती थी वो फौरी ठीक होना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल आप भूख भी पहले से ज़्यादा लगेगी और खाना खाया भी हजम भी होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस आपने बड़ी देखी है यूट्यूब पे वीडियोस, लेकिन इस तरह का टोटका आपको सिर्फ मिलेगा मीरा व्लॉग से। तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन मुझे दे इजाज़त, अगली एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अदरीस साहब को फिर मदऊ करूँगा। अपना और इस चैनल का ख्याल रखें, इस मुल्क का ख्याल रखें, इस कौम का ख्याल रखें, इसको बुरा भला कभी ना कहें। जैसा भी है आपका है, मेरा है। मुझे और अदरीस साहब को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।